अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम 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 डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले हमने क्या सीखा। पहले लेक्चर्स में जो 2-3 लेक्चर मैंने दिए उनमें आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखा। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान था, उसके नाम में ही सादगी छुपी है, तो वो बहुत आसान था। कंपाउंड में उससे भी बढ़िया नज़ाकत है, और इसको मैंने कोशिश की है आसान बनाने की। ठीक है, बहुत आसान बनाने की कोशिश की मैंने। तो स्टार्ट करते हैं हम फार्मूला से, क्योंकि मैथमेटिक्स को आप जिसको बोलते हैं ना, टाइम बचाने के लिए आपको ये फार्मूला ज़रूरी होती है। ठीक है, इनको याद करना पड़ता है आपको, और इनके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिस आर द फार्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। जितनी फार्मूलाज आप याद रखोगे उतना टाइम आपका बचेगा। तो चलो मैं कोशिश करूँगा। हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 फार्मूला दी है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट की दी है मैंने आपको, दूसरा पहली मैंने अमाउंट की दी है, दूसरी कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो ये वाली फार्मूला मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो करेंगे, अदरवाइज इसको हम छोड़ ही देंगे। फिर मैंने क्यों लिखी, इसलिए मैंने आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखी, क्योंकि कभी डायरेक्ट इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। हाँ भाई, सिंपल कंपोनेंट किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप रिमेंबर कर सकते हो, लेकिन इस पे इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे। ये अमाउंट वाली जो फार्मूला है इसको मैं अक्सर इस्तेमाल करूँगा, हर किसी क्वेश्चन में इसमें इस्तेमाल करूँगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा फिर। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा, ये वाली फार्मूला ये एक वो यहाँ पे है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको पहले लेक्चर्स में, अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट छुपा होता है। ठीक है, तो वो मैंने पहले एक सिंपल इंटरेस्ट में बताने की कोशिश की है, फिर से मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये क्यों नहीं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में आएगा भाई साहब आप अमाउंट ढूंढ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढ लो, दोनों को ढूंढ लो, मैं बोल रहा हूँ आपको खाली अमाउंट की फार्मूला याद कर लो, इसको मत याद रख लो, तो फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। देखो ये कहाँ से आएगा। मान लो आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, ये बैंक लोन दे रहा है, और आपने बैंक को किसी टाइम पीरियड में, कितना टाइम था आपने जो लोन का जो कर्जा था उसको कितने टाइम में अदा किया, ये डिपेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल मान लो हमने 1,10,000 वापस कर दिया बैंक को, लोन वापस सबमिट, कर्जा उतारते उतारते, क्यों हमने लिया था बैंक से 1 लाख का, और लास्ट में कितना कर रहे हैं हम सबमिट, 1,10,000। तो ये जो लास्ट में आप अमाउंट सबमिट करते, इसको अमाउंट बोलते हैं। जो लास्ट में आप जितना रकम आप बैंक को वापस दे रहे हो ना, किसी टाइम पीरियड में, 2 साल में या 1 साल में, ये लास्ट वाला अमाउंट होता है। और कितना लिया आपने बैंक से, तो वो प्रिंसिपल होता है। तो पहला वाला प्रिंसिपल जो लोन सैंक्शन करता है बैंक, और लोन सैंक्शन करने के बाद आप फिर उसको वापस करते हो बैंक को, पे करते करते आपने लास्ट में कैलकुलेट किया, जो एग्रीगेट में जो टोटल में आपने जब कैलकुलेशन की, तो आपने 1,10,000 बैंक को वापस दिए थे। तो ये देख लो आप, ये अमाउंट में ये 10,000 ज़्यादा आ गए, क्योंकि 1 लाख का लोन था, 10,000 ज़्यादा आ गए। 10,000 कैसे आ गए, 10,000 बैंक ने बोला नहीं ये इंटरेस्ट है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम इस अमाउंट को, ये प्रिंसिपल निकालेंगे बाहर, अमाउंट से निकालेंगे प्रिंसिपल, तो अमाउंट में प्रिंसिपल निकालेंगे, अमाउंट यहाँ है, इसमें से निकालेंगे 1 लाख, तो बचा क्या, 10,000, वही आपका इंटरेस्ट है। तो जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आप अमाउंट ढूंढ लो पहले, और अमाउंट में से ये प्रिंसिपल बाहर निकाल लो, माइनस कर लो इसको। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे देख लो आप, मैंने ये वेरिएबल फिर से डिफाइन किया, आपको मालूम है प्रिंसिपल होता है पी, आर स्टैंड्स फॉर रेट, और कंपोनेंट्स में रेट चेंज होती रहती है। ठीक है, ये आप बात याद रखना, इट चेंजेस, रेट चेंज होगी। अगर पर एनम है तो रेट चेंज नहीं होगी, ये बात याद रखना। पर एनम में तकरीबन रेट चेंज नहीं करेंगे हम। अगर क्वार्टरली होगी रेट,
क्वार्टरली अगर आ गया, क्वार्टरली मैं बताऊंगा, क्वार्टरली का मतलब हो गया अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है आफ्टर द एंड ऑफ 3 मंथ्स, तो इस टाइम रेट चेंज होगी। और कब चेंज होगी, अगर हाफ ईयरली आ गया। दो सूरतों में हम इसको चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे। ये इन दो सूरतों में ऑलवेज चेंज होती है। एनम पर एनम जब कंपाउंडेड एनुअली होगा, यहाँ पे देख लो आप, कंपाउंडेड एनुअली, तो इंटरेस्ट बैंक आपसे बोलेगा नहीं भाई, हम एनुअली एक एक साल के बाद आपसे लोन का जो अमाउंट बनता है आपको फाइनल वो करेंगे, इसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे एक एक साल के बाद। तो क्वार्टरली आ सकती है कभी प्रॉब्लम। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, क्वार्टरली का मतलब ये बोलता है नहीं, 3-3 महीने के बाद आप के लोन को जो आप हमने अमाउंट प्रोवाइड किया उसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे। हाफ ईयरली का मतलब हो गया यहाँ एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद हमारे अकाउंट में, लोन अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और एन स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, और इसमें मैं यहाँ पे लिखा है ऊपर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कंपाउंडिंग पीरियड्स होते क्या है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत आसान है, पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये एन, या कभी मैं इसको टी बताऊंगा, टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, और एन सेम, वन एंड सेम। यहाँ पे मैंने कंपाउंड में इसको एन बोलता हूँ, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग पीरियड्स क्या होते हैं, देखो, अगर आपके पास 2 साल है टाइम पीरियड, यानी इतने पीरियड के लिए आप लोन ले रहे हो, तो इन केस अगर आपका आ गया कंपाउंडेड एनुअली, ये वाला कंपाउंडेड एनुअली का मतलब हो गया 1 साल के बाद आपके लोन वाले अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। तो इंटरेस्ट एक एक साल के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब हो गया एक एक साल के बाद। तो कितने साल, कितने कंपाउंडिंग, 1 साल का कंपाउंडिंग पीरियड है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है एक कंपाउंडिंग पीरियड कितने साल का है, 1 साल का है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ही यही है कि 1 साल का हमारा कंपाउंडिंग पीरियड है। तो ये यहाँ से पता चलता है। तो 1 साल का एक कंपाउंडिंग पीरियड है, 2 साल का कितने कंपाउंडिंग पीरियड्स बनेंगे, 2। तो यहाँ पे n 2 है। इन केस अगर आपका कंपाउंडिंग पीरियड क्वार्टरली है, जैसे कि जो प्रिवेलिंग सिस्टम है अभी जेके बैंक का, वो क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज करता है और देता भी क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली का मतलब हो गया 1 साल के आपको 4 हिस्से करने हैं, 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स में क्या आएगा, 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स, आप कैलकुलेट कर लो, 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, आगे 12 मंथ्स। तो इसमें क्वार्टरली में क्या करेंगे हम, 3-3 महीने के बाद आपके लोन वाले अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हो जाएगा, ठीक है, बात समझना मेरी। तो अगर मान लो, अगर आपने लोन लिया था 2 साल के लिए, टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, 2 साल के लिए लिया मान लो लोन, तो 1 साल में कितने क्वार्टर्स आएंगे, 1 साल में मैंने अभी बताया 1 साल में 4 क्वार्टर्स आएंगे। तो 2 साल में कितने आएंगे, 2 साल में 2 × 4, क्योंकि 1 साल में 4 क्वार्टर से, क्वार्टर का मतलब हो गया 3-3 मंथ के बाद आपका लोन वाला अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड होता है, 3 मंथ्स। तो 1 साल में कितने 3 मंथ्स आएंगे, 4। तो 1 साल में 4 कंपाउंडिंग पीरियड से अगर क्वार्टरली हम कर रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट, क्वार्टरली अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट, तो 2 साल में 8 आएंगे। ये हो गया यहाँ से क्लियर। अगर हाफ ईयरली आया, हाफ ईयरली में क्या करेंगे, मान लो आपने लोन 2 साल के लिए लिया, 2 ईयर्स, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का कंपाउंडिंग पीरियड है। एक कंपाउंडिंग पीरियड कितने मंथ्स का है, 6 मंथ्स। तो 1 साल में कितने कंपाउंडिंग पीरियड्स आएंगे, 1 साल में कितने 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स। तो एक ईयर में कितने कंपाउंडिंग पीरियड आएंगे, फिर 2 आएंगे, क्योंकि 1 साल में 6 मंथ्स का, अगर 6 मंथ्स में अगर डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स हो गए 12 मंथ्स। तो 1 साल में 2 कंपाउंडिंग पीरियड्स आएंगे, कब आएंगे, जब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 2 साल में कितने हाफ ईयर्स आएंगे, फिर 4, 2 × 2 हो गया 4। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये अहम बात है, कंपाउंडिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके मैं हर एक पे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। पहले कंपाउंडेड एनुअली पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाद में आएंगे क्वार्टरली पे, फिर देखते हैं हाफ ईयरली भी कर लेंगे, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल। और एग्जांपल में बहुत सारी कैलकुलेशंस भी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहली एग्जांपल। पहली एग्जांपल है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000। तो ये 8000 है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने लिखा है ये प्रिंसिपल है। फॉर 2 ईयर्स
तो 2 ईयर्स आपके क्या है टाइम पीरियड, जो मैंने अभी लिखा था t इज इक्वल टू 2। लेकिन अब यहाँ पे देख लो कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का मतलब है एक साल एक कंपाउंडिंग पीरियड है। एनुअली कंपाउंडेड एनुअली का मतलब हो गया कंपाउंडिंग पीरियड क्या है, एक साल का एक कंपाउंडिंग पीरियड। तो 2 साल के कितने कंपाउंडिंग पीरियड बनेंगे, 2। यही पे मैंने यहाँ पे लिखा टी एन इज इक्वल टू 2, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली एक साल एक कंपाउंडिंग पीरियड, 2 साल 2 कंपाउंडिंग पीरियड्स। तो इसमें रेट को देखो, जब कंपाउंडेड एनुअली होगा, ये सारी बातें याद रखना, ठीक है, क्योंकि सारी बातें मैं कभी 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 कुछ बातें छूट जाती है नोट करने में, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। कंपाउंडेड जब एनुअली आएगा तो उस टाइम रेट को हम चेंज नहीं करेंगे। ये रेट है ना 5%, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इन केस ये परसेंट पर एनम है ना यहाँ पे, क्योंकि रेट भी एनुअल के हिसाब से लग रहे हैं ना, और इंटरेस्ट भी एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चंस में हम इसको चेंज करेंगे, वो मैं दिखाऊंगा। तो वही मैंने रेट 5% ले ली। तो सीधे हम क्या करेंगे, अब अमाउंट ढूंढना है। मैंने बोला आपको, चाहे कंपोनेंट्स निकालना हो चाहे अमाउंट निकालना हो, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले मैं अमाउंट ही निकालूंगा, क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल, अमाउंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी एडजस्ट होता है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालेंगे तो बचा क्या, इंटरेस्ट। वही मैं पहले कुछ सेकंड्स के लेक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो ए इज अमाउंट ये निकालना है, पी इज इक्वल टू पी क्या है 8000, यहाँ से लिया मैंने। 1 तो 1 ही रहेगा, फिक्स्ड कांस्टेंट है। रेट 5 है, यहाँ से ली मैंने रेट 5। 100 इज अ फार्मूला, तो वो यहाँ पे रहेगा। तो एन ऊपर यहाँ पे देख लो, एन ऊपर 2 है, ये मैंने यहाँ पे 2 फॉरवर्ड कर दिया इसका, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशंस हैं, तो कैलकुलेशन इस तरह करेंगे हम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन पार्ट में पहले ये 8000 है, इसको ऐसे रखा मैंने। इसको 5 1s are 5 किया, फिर 5 2s are 10 और 0 कसारियत मनन चीज करें, ठीक है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0s are 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड किया 100 को, ठीक है, ऐसे 5 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं ना। 5 1s are 5, 10 को होगा 5 2s are 10, 0 है सीधे आता है फिर 0। 1/20 ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर वाला 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इसको हम यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 1 + 1/20, नीचे क्या है 1, तो 20 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ, फिर 20, 21s are 20, 1 are 1, डिवाइड भी आएगा 20, तो 20 + 1 हो गया 21, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, नीचे भी 20, ऊपर पावर 2 है यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करें, अब मैंने इसको एक्सपेंड किया, 21/2 होल स्क्वायर पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 बार आ गया, एक बार फिर से एक बार मल्टीपल में। अब क्या किया मैंने, 8000 में 2 जीरो से, तो 2 का 1 0 और दूसरे 20 का 1 0 कट कर दिया, तो यहाँ से बचा ये 80, बचा ना 80, तो वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 80, यहाँ से 21 सीधे मैंने यहाँ पे 21 लिखा, फिर दूसरा 21 यहाँ पे भी 21 लिखा, नीचे यहाँ पे 2 एक बचा और यहाँ पे एक 2 बचा, वो यहाँ पे 2 2 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, फिर से 2 का मल्टीपल, ये यहाँ पे अब 80 है, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। ये अब यहाँ से देख लो, ये वाला स्टेप मैं दिखाऊंगा आपको। ये 80 है, फिर 21 है, फिर भी 21 है, फिर नीचे 2 और 2 का मल्टीपल 2 4s are 8, यहाँ पे 0 बचा, 0 साथ में आएगा, फिर 2 1s are 2, 2 20s are। अब क्या करना है, यहाँ से 20 21 20, फिर 21, फिर 21, इस इन तीनों को मल्टीपल करना, इतना मल्टीपल आपको आएगा, इतना मल्टीपल आपको आएगा। जब ये तीनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया आपका अमाउंट। लेकिन मैंने बोला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालेंगे। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। अमाउंट ये आ गया 8820, ये यहाँ पे लिखा मैंने, प्रिंसिपल 8000 था तो वो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो बचा क्या 820, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा देखो अब स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड CI ऑन 5000। अब 5000 है, @ 4% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड
हाफ ईयरली। अब यहाँ पे देख लो, ये हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब है अब आपका एक साल, 1 ईयर में 2 कन्वर्जन पीरियड्स हैं, कंपाउंडिंग पीरियड्स है, 2 कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं एक साल में, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली है, लेकिन कितने साल हम लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, 2 ईयर्स। तो एक साल में 2 कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं, 2 साल में 4 कंपाउंडिंग पीरियड्स है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये 2 × 2 हो गया 4। लेकिन मैंने अभी पहले बताया आपको लेक्चर में, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा या कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो इंटरेस्ट रेट चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, देखो ये रेट है पर एनम, ये 4% बैंक हमें रेट ले रहा है, एनुअल रेट दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये बोलता है नहीं भाई साहब, हमें इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ्स के बाद। तो 6 मंथ साल का हाफ है ना, तो इस रेट को भी हाफ होगा, 2 2 जार 4, तो 2% यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 4/2, 2% पर हाफ ईयर। एक हाफ ईयर में कितनी रेट लगेगी, 2%, क्योंकि पूरे साल 4% थी, तो हाफ ईयर के लिए 2% उसको हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला, A = P+1 R/100 होल पावर n हो गए कम, वो तो फार्मूला में 5000 है प्रिंसिपल, 1 + 2/100 और यहाँ पे देख लो रेट अब एक्चुअल हमें हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 100 फार्मूला का है, ऊपर पावर n है तो 4 है, तो ये आएगा 5000 सीधे यहाँ पे। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सिंप्लीफिकेशन की। देख लो ये 2/100 था, तो 2/100 को मैंने 2 से किया डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, ये आ गया 1/50, यहाँ पे 1/50 यहाँ पे, ठीक है। तो फिर 1 + 1/50, इसको फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 51 जार 50 प्लस 1 1 जार 1, नीचे भी 51 जार 50, ये आ गया 50 + 1 आ गया 51/50 आ गया ना, ऊपर 4 है तो सीधे रखा मैंने 4। तो इसका मतलब है पावर 4 का मतलब है 4 बार लिखना है, 51/50, 51/50, 51/50, 51/50, तो 4 बार मैंने लिखा है, ठीक है। अब देख लो क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने देखो क्या किया, इसको यहाँ पे देख लो, यहाँ 50 में से एक जीरो, एक जीरो यहाँ से कट, एक 50 में एक जीरो, यहाँ में 5000 से दूसरा जीरो कट हो जाएगा, इस 50 में से एक जीरो और यहाँ 5000 में तीसरा जीरो कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचा 5 और इस 5 को, एक और 5 को यहाँ मैंने कट कर दिया, तो ऊपर बचा 51 इंटू एक और 51, तीसरा 51, 4 टाइम्स 51, और नीचे बचा ये 5 तो गया यहाँ से, अब यहाँ पे बचा 5, दूसरा 5 और एक 50 बचा। अब यहाँ पे देख लो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये इसको टाइम बचाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है ही नहीं, तो 51 को मैंने डिवाइड किया 5 से, होगा नहीं डिवाइड, तो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। अगर आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करोगे ना 51 को डिवाइड करोगे 5 से, तो वो देखो कैसे आएगा, 5 10 जार 50, ये 51 था, 1 यहाँ पे आएगा, कैरी में आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट डालते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, फिर से 5 का टेबल, 5 2 जार 10, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 10.2 ऊपर, इसको भी मैंने किया यहाँ 5 इसके साथ 10, 51 को इसको भी बनेगा 10.2, और इस 5 को यहाँ पे किया 5 10 जार 50, ये फिर से होगा वही 5 10.2, क्योंकि 5 को कर रहे हैं ना, 51 को कर रहे हैं 5 से, यहाँ पे भी आएगा 10.2, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 10.2, लेकिन नीचे बचा 10 और ऊपर बचा ये एक वाला 51। बात समझना मेरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा 51/10। तो जब भी 10 यहाँ नीचे कोई ऐसा डिजिट होगा 1 होगा और उसके राइट में जीरोस होंगे, तो जितने जीरोस होंगे उस उतने डिसमल के बाद हमें उतने डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट डालना है, तो एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट आएगा, तो यही मैंने लिखा है 5.1। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई, 100 ये यहाँ पे 102.1 10.2 को मल्टीपल करके इतना मिलेगा, ये कर सकते हैं इतना मल्टीपल आप, 5.1 को करेंगे मल्टीपल 10.2 को, ये इतना आएगा, फिर इन दो को मल्टीपल करेंगे तो वो इतना आएगा, इतना मल्टीपल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने दिखाया है बहुत क्वेश्चंस में। तो अब आपके पास आ गया ये अमाउंट आ गया, अमाउंट में से निकालेंगे प्रिंसिपल 5000 था, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ये अमाउंट है, इसमें निकाला 5000, तो ये बचा, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे आएंगे एक और क्वेश्चन पे, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइम अब हम क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे।
देखो क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट भी। 8,000 प्रिंसिपल है तो आया 20% पर एनम रेट, पर एनम ईयर के हिसाब से रेट ले रहे हैं ना 20% फॉर 9 मंथ्स, टाइम पीरियड 9 मंथ का है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये पहले ही मैंने बताया, एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होंगे भाई, 4 क्वार्टर्स होंगे, तो एक एक क्वार्टर कितने का होता है, 4 क्वार्टर्स होंगे, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है ना। ये बात समझना, ये बात याद रखना, एक ईयर में, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, 4 से करने होते हैं ना, एक क्वार्टर फिर 3-3 मंथ्स का आता है। यहाँ पे टाइम पीरियड है 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर आएंगे, सिंपल सी बात, इसमें 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3, एक एक करके लेना है, 3 मंथ्स एक क्वार्टर, दूसरे 3 मंथ्स एक क्वार्टर, आगे 6 मंथ्स, फिर 3 मंथ जोड़ेंगे तो आएगा तीसरा क्वार्टर, और टोटल में आ गए 9 मंथ्स। तो 3 मंथ्स करके करके 9 मंथ्स तक पहुँचते पहुँचते हम आएंगे 3 क्वार्टर्स पे, है ना। 9 मंथ्स, एक मंथ्स का, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बनता है। तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंडिंग पीरियड्स 3 है, क्योंकि क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं ना इंटरेस्ट। लेकिन क्वार्टरली में मैंने अभी बोला आपको, एक साल के कितने हिस्से करते हैं हम, 4 हिस्से, तो रेट को भी हम करेंगे 4 हिस्सों में डिवाइड। ये 20/4 लगाया मैंने, 20 को जब करेंगे डिवाइड 4 से, 4 5 ज़ा 20, तो ये 5% पर क्वार्टर आ गया। तो अब आपकी जो रेट है ना वो 5 है, और एन जो टाइम पीरियड है वो 3 है, तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट, क्योंकि 9 मंथ्स है, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 ए 8,000 है ना, 1 तो फार्मूला का रहेगा 5/100, 5 कैसे आ गया, रेट, यहाँ पे देख लो रेट है ना, रेट अब 20 नहीं लेनी है आपको भाई, रेट अब लेनी है 5, ये यहाँ पे मैंने लिख ली 5, और नीचे वो वही 100 फार्मूला का, ऊपर पावर आएगा n 3 है यहाँ पे कंपाउंडिंग पीरियड्स का। तो इसको अब सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पे देख लो 8,000 को मैंने ऐसे लिखा, फिर हमने इसको किया 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 0 जार 20, तो ये आ गया 1 प्लस 1/20 इस ब्रैकेट में, ये वाला ब्रैकेट में आ गया ये। तो इसको करेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 21 जार 20, 1 1 जार 1, नीचे भी करेंगे 21 जार 20, कितना आ गया 20 प्लस 1/20, तो ये आ गया 21/20, और ऊपर पावर 3 है, तो 3 का मतलब हो गया 3 बार लिखना है, 1 बार 2 बार तीसरी बार हम लिख रहे हैं ना, 21/20, 21/20, 21/20। अब देख लो ये 8,000 में ये यहाँ पे 20 का एक जीरो कट, और 8,000 में एक जीरो गया, फिर इस 20 का एक जीरो कट, और 8,000 में दूसरा जीरो गया, फिर इस 20 का एक जीरो कट, और 8 में फिर तीसरा जीरो भी गया, तो 8 में अब कुछ नहीं रहा, 8,000 में अब खाली 8 रहा, ठीक है। अब खाली यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे खाली अब 8 है, 8 है, और 21 है, फिर से 21 है, और फिर से 21 है, और नीचे क्या है, अब नीचे बचा 2, 2 और 2, तो यह करें 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ये हो गया ख़त्म, 8 का भी काम हो गया। अब ऊपर बचा 21 इंटू 21 इंटू 21, तो आप ये कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो वो 9261 आएगा। लेकिन ये अमाउंट है, अमाउंट में से क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ अमाउंट, मैं निकाला प्रिंसिपल 8,000, तो बचा क्या 1261, ये आ गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी मैं ढूंढ रहा हूँ और अमाउंट भी ढूंढ रहा हूँ, तो लेकिन सबसे पहले मैं अमाउंट ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद हम इंटरेस्ट करते हैं, चाहे क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो या अमाउंट करना हो, तो पहले अमाउंट ही ढूंढना है। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो पहले अमाउंट ढूंढेंगे, बाद में उसमें से निकालेंगे प्रिंसिपल, तो उसके बाद आपको मिलेगा आंसर इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे कुछ नोट लिखा है, ये क्यों नोट लिखा मैंने, इससे आपकी कैलकुलेशन में आसानी होगी, ये आप याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे देख लो 11 इंटू 11 हो गया 21, ये आप याद रख लेना, 11 इंटू 11 21 होता है, ठीक है। यहाँ से देख लो आप 11 इंटू 11 21, 11 को अगर 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 1331, तो ये सबसे मैं कहता हूँ ये वाला याद रख लेना, अगर 21 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो ये याद रख लेना, क्योंकि ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती होंगी, आ जाएगी, ठीक है, आगे भी आएंगी, पहले भी हमने की है, कंपाउंड्स में अक्सर आएगी। 21 एंड 21 441, अगर 21 को 3 बार मल्टीप्लाई 9261, तो ये 11 का मैं दिखाऊंगा आपको। 11 का कैसे मैं दिखाऊंगा, देखो 11 इंटू 11 यह अक्सर होता है 121, ठीक है, ये तो पता ही है, ये आप याद रख लेना। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, अगर हम 11 से कभी मल्टीपल करेंगे किसी नंबर को, तो एक ट्रिक याद रख लेना, ये ट्रिक मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको ये ट्रिक।
देख लो क्या करना है। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो हम लेंगे 1 2 3, ये कोई नंबर है, इसको हम करेंगे मल्टीपल 11 से। बात हो रही है किसके साथ मल्टीपल करना है? 11 के साथ। यहाँ पे देखो क्या बनता है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ऐसे रखेंगे 1 और 3, नी फिर दो दो को ऐड करना है। पहले दो को ऐड करेंगे 2 + 1 हो गया 3, फिर इन दो को ऐड करेंगे 3 + 2 हो गया 5। तो इतना आ गया आंसर 1353, टाइम वेस्ट किए बिना। एक और एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे मैंने किया था 11 को 3 बार, जब हमने 11 को 2 बार किया तो 121 आ गया। अगर हम तीसरी बार 11 देंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट ऐसे रहेगा 1 1, तो दो को ऐड होगा 2 1 + 1 3, यहाँ पे 2 + 1 3 आ गया 1331। अगर हम इस 1331 को, फिर मैंने यहाँ पे 1331 एक और 11 ऐड कर दिया, 1331 को फिर से एक 11 जोड़ेंगे, तो क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे रहेगा, दो दो को ऐड करेंगे 3 + 1 4, फिर इन दो को ऐड करेंगे 6, फिर इन दो को ऐड करेंगे 4, तो ये आएगा आंसर। तो 11 के साथ अगर मल्टीपल करना हो तो वो आसान होता है, ठीक है। और ये वाला आप याद रखेंगे नीचे, ठीक है, जो मैंने नीचे दिखाया आपको, ये वाला 9261, अगर 21 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो एग्ज़ाम में ये आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। लेकिन अब आप एक बात याद रख लेना, मैं इस एक्सरसाइज के एंड पे आपको कुछ होम असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, वो आप सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझ पर तक वो मैसेज कहाँ से पहुँचाएंगे, या मैं आपको कैसे हेल्प करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप एक काम कर लो, आप मेरा ये नंबर जो है ये नोट कर लो, इस पे मुझे तब मैसेज करना जब आपको कोई परेशानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं असाइनमेंट दूंगा, या अगर जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए आज तक, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आपको हुई तो तभी करना, ठीक है। ये मेरा नंबर है। और एक और बात लास्ट में चलते चलते इस लेक्चर के चलते चलते मैं एक और बात कहना चाहूँगा भाई, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने मैथ नहीं पढ़ा है आज तक, तो सबसे पहले एक नसीहत, मैं छोटी सी नसीहत बोलूँगा आपको, आप पेन और रफ का इस्तेमाल करना। उसके बिना मैथ आपको आएगा नहीं। अगर आप ऐसे ही देखोगे, वीडियो चलते जाओगे, नीचे जाओगे, फिर कंटिन्यू देखते भी जाओगे, लेकिन पेन और रफ का इस्तेमाल नहीं करोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना मैथ की, और फिर जो एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसी नेचर के आप दूसरे एग्जांपल्स खुद सॉल्व कर आपको करनी है। वो जब वो आपको आएगी तभी, देखो ये ज़रूरी नहीं ये जो मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ यही आएगी, लेकिन नेचर ऐसा ही होगा। तो आपको खुद कोशिश करनी है। वो कैसे करेंगे आप, ज़रूरी आपको खुद कहीं से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, नेट से भी निकाल सकते हैं, या कोई नोटबुक होगी आपको, कोई भी टेक्स्ट बुक, ये इवन एट 8th स्टैंडर्ड में भी है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपोनेंट्स, या इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप, अगर फिर आपको जो मैंने बोला, अगर आप कहीं पे फंस गए, कहीं पे आपको समझ ना आया, तो इस नंबर पे 7006308803 इस पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट डालेंगे और क्वेश्चन के साथ बोलेंगे सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आई विल हेल्प यू, डेफिनेटली आई विल। लेकिन ज़रूरी आप रफ इस्तेमाल करना, क्योंकि मैथ जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की, उतना आपको ये आएगा। अगर आपने ये प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर आप भूल जाओगे जितने रूल्स आपने पढ़े, चाहे फिर आपने 2 बार 3 बार क्यों नहीं रिवाइज क्यों हो, जब तक ये प्रैक्टिस वाला मसला नहीं होगा ना, तब तक आप परफेक्ट नहीं बनोगे, ठीक है। इसमें से एक्यूरेसी भी आती है, प्रैक्टिस से एक्यूरेसी भी आएगी। और आप जो टाइम कंज्यूमिंग होता है एक्चुअली मैथमेटिक्स, इसमें कोई भी कंप्यूटर एग्जाम में इस वाले पोर्शन में आपका टाइम ज़्यादा है, तो वो टाइम बचाने के लिए आपको ये स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन की स्पीड, फार्मूला याद रखनी है, और वो कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। आई होप आप इंशाल्लाह अच्छे से करोगे, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, ये बेसिक मैथमेटिक्स होता है। लेकिन अब क्या है, अब इसमें थोड़ी सी क्या होता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट होता है वहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो कंप्यूटर एग्जाम में जितने भी आते हैं ना, वो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम आपको होना चाहिए सफिशेंट, वही तो है ना, टाइम है ही नहीं। इसलिए टाइम बचाने के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रफ इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेन इस्तेमाल करो। थैंक्स, ठीक है।